हाय, दिस इज़ गीतांजलि। स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 101 से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं या हमारी लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं www.thegolegal.com या फिर आप हमारे नंबर 8383843679 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप लीगल ड्राफ्ट के पीडीएफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि 2000 प्लस पीडीएफ होंगे जिसमें आप आपके अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसकी कॉस्ट होगी 99 यानी 99 में 2000 प्लस पीडीएफ्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन है सेक्शन 16 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टेट्स। सेक्शन 16 किस चीज़ से डील करता है? पहले मैं सेक्शन 16 का मार्जिनल नोट पढ़ूंगी। सेक्शन 16 का मार्जिनल नोट है पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर, यानी कि यहाँ पे जो भी पर्सनल प्रॉफिट हुए हैं वो पार्टनर, मतलब यहाँ पे सेक्शन 16 का जो मार्जिनल नोट है वो है पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर। ये कहते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के बीच में उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, फर्म की प्रॉपर्टी या बिजनेस को यूज़ करके कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो फर्म का होगा। अगर पार्टनर सेम तरीके का बिजनेस कहीं और पे करता है तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसे उस बिज़नेस को देना होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से पार्टनर की ड्यूटीज़ बताई जा रही हैं। सो आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है सेक्शन 16 क्लोज ए ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद, अभी हमने पढ़ा है वो क्या कहते हैं कि जितना भी उसको खुद को प्रॉफिट होगा वो फर्म को देगा। तो पढ़ते हैं ऑप्शन, परमिट अ पार्टनर टू डिराइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द यूज ऑफ बिजनेस, प्रोहिबिट अ पार्टनर टू डिराइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, पार्शली परमिट एंड पार्शली प्रोहिबिट। देखिए वो प्रोहिबिशन लगाते हैं कि आप खुद से यूज़ नहीं करोगे बल्कि आपको फर्म को देना होगा। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 16 क्लोज बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अ पार्टनर इज अकाउंटेबल फॉर द प्रॉफिट टू द फर्म ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम विच इज़। 16B में क्या कहता है कि जो भी अगर आप सेम तरीके का बिजनेस करते हो तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको पहले वाली फर्म को देना होगा, ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द फर्म बट नॉट कंपीटिंग विद द फर्म, कंपीटिंग विद दैट फर्म। सो क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ आंसर होगा कोई भी बिजनेस किया है सेम तरीके, मतलब जहाँ पे वो पार्टनर है उसी तरीके का, उसी से कम्पिटिटिव करते हुए दूसरा कोई बिजनेस खोलता है तो देना होगा। मतलब कोई और बिजनेस तो वो कर सकता है बट सेम तरीके का नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है अ पार्टनर इज नॉट अकाउंटेबल टू द फर्म फॉर द प्रॉफिट डिराइव्ड फॉर हिमसेल्फ एज प्रोवाइडेड अंडर 16 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बाय यूजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म बाय यूजिंग ऑफ द फर्म नेम। सो अगर वो तीनों काम से करता है तो वो प्रोहिबिटेड होता है। सो आंसर हेयर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नोर बी नोर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है द प्रॉपर रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन अ पार्टनर अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 11 डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर। क्या था कि राइट और ड्यूटीज़ जो हैं ये बाय कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस पार्टनर की क्या राइट है क्या ड्यूटी है। और सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोहिबिशन है वो यहाँ पर नहीं लगता है, मतलब कि यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है कि आप सेम तरीके का बिजनेस कहीं और पे नहीं कर सकते हो। अगर ये जो ड्यूटीज़ लगाई हैं, पार्टनर को बोला है आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी है और वो पार्टनर परफॉर्म नहीं करता है तो इसकी क्या रेमेडी होगी? क्लेम फॉर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो क्या आंसर होगा यहाँ पे? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर नहीं मानता है तो फिर फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है सेक्शन 16 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज सब्जेक्ट टू, देखिए पूरा पार्टनरशिप एक्ट सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपस में अग्रीमेंट कर लिया कि ऐसा होगा तो उस हिसाब से चलेंगे। अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है तो फिर जो पार्टनरशिप के प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है सेक्शन 17 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर टू रिमेन द सेम इन द इवेंट ऑफ, मैं 17 एक बार पढ़ूंगी। 17 डील करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ये कहते हैं जहाँ पर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हुआ है तो म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज़ जो हैं वो पहले जैसी रहेंगी जैसा कि चेंज होने से पहले थी। उसके बाद क्लोज बी में ये कहते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, कहते हैं जिस टर्म के लिए वो बनाई गई थी अगर वो टर्म ख़त्म हो जाता है तो जो भी म्यूचुअल राइट और ड्यूटी थे पार्टनर के वो पहले जैसे थे वैसे रहेंगे उस नई पार्टनरशिप में, और अब वो पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। सी है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, जहाँ पे पार्टनरशिप पहले मान लीजिए 2 चीज़ों के लिए थी, अब उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करके 3 चीज़ों के लिए कर लिया है, तो जो भी राइट और ड्यूटीज़ पहले थी वैसी अब मानी जाएंगी। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है वेयर एन एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड विदाउट एनी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर द सेम शैल बी गवर्नड बाय, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप फर्म आगे चलती रहेगी, ऐसा किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, मतलब वो रिकॉन्स्टिट्यूट मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है रूल ऑफ फैसिट रीलोकेशन इज कंटेन्ड इन, किस में दिया हुआ है ये? सो ये आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। द लीगल इफेक्ट ऑफ रूल ऑफ फैसिट रीलोकेशन इज दैट, क्या मतलब है इसका? सो डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी कि ऑल द स्टिपुलेशन एंड कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन इन फोर्स इन सो फार एज दीज आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद एनी इम्प्लाइड टर्म ऑफ द रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कोई नई टर्म्स कंडीशन नहीं बनी है तो पहले वाली जो टर्म्स कंडीशन थी वही मानी जाएंगी। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 which of the following term of the original contract do not apply to the partnership continued after the expiration of the original term? ये यहाँ पे कहते हैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नए पार्टनरशिप पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टर्म अप्लाई नहीं होगी। अभी हमने बोला था ना कि जो भी राइट और ड्यूटीज़ हैं पहले जैसी थी आगे भी वैसी ही मानी जाएगी, तो कहने ऐसा कौन सा क्लोज है जो कि अब बाद में नहीं लगेगा। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है क्लोज गिविंग वन पार्टनर एन ऑप्शन ऑफ बाइंग द अदर शेयर within 3 months after the expiration of the partnership by a flux of time. Second, a clause providing for arbitration for resolution of the dispute. Third, a clause empowering either partner if the other neglects the business to dissolve the partnership by notice and purchase his share at valuation. So answer here is option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स गवर्निंग द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज आर कंटेन्ड इन, किस चैप्टर में दिए गए हैं ये? तो ये दिए गए हैं चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म अंडर, जो भी पार्टनर है ये एजेंट होगा फर्म का, किस सेक्शन में बताया गया है ये? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द बिजनेस पर्पज ऑफ द को पार्टनर्स इन इंडिविजुअल और पर्सनल कैपेसिटी ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज आउटसाइड द बिजनेस। So answer here is option number A of the firm for the business purpose. सेक्शन पढ़ूंगी मैं, सेक्शन नंबर 18, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। सेक्शन में कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सिर्फ इतना ही है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फर्म द पावर टू ट्रांसफर मस्ट बी गिवन। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी तो पावर ऑफ ट्रांसफ़र
किस तरीके से होगी, इम्प्लाइडली टू ट्रांसफरिंग पार्टनर, एक्सप्रेसली टू ट्रांसफरिंग पार्टनर, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेसली बताया जाएगा कि किस पार्टनर को जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज लिंक्ड विथ द काइंड और नेचर ऑफ द बिजनेस, द यूजुअल मैनर ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। सेक्शन 19 डील करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है ये काइंड और नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से भी लिंक्ड है और यूजुअल मैनर उस बिजनेस को कैरी करना इसके हिसाब से भी है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। और अगर आप सेक्शन 19 को डायरेक्ट से पढ़ोगे तो जो इसका क्लोज 1 है उसमें सेम यही लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं पढ़ती हूँ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 द एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज़ डन टू कैरी ऑन in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm। ठीक है, so same language है। next question, question number 117। question है section 19 a partner has an implied authority to compromise any claim or portion of claim, relinquish any claim or portion of claim। देखिए यहाँ अगर आप सबसेक्शन 2 पढ़ते हो तो सबसेक्शन 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जब तक रिटर्न में नहीं है पार्टनर क्या नहीं कर सकता। सबसे पहला तो पार्टनर किसी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता, अपने नाम पे अकाउंट नहीं खोल सकता, किसी पोर्शन ऑफ क्लेम को कॉम्प्रोमाइज़ या रेलिंक्विश नहीं कर सकता, सूट को विड्रॉ नहीं कर सकता, किसी लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ पे, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो कह रहे हैं क्या ये दोनों इम्प्लाइड अथॉरिटी हैं। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नोर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू, कहाँ तक नहीं जाती है, विड्रॉ ऑफ सूट नहीं कर सकते हैं, सबमिटर डिस्प्यूट नहीं कर सकते, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी, तो येस बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। अ पार्टनर हैज़ नो इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्या चीज़ की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है, टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अदर पर्सन इन अनदर बिजनेस, किसी और बिजनेस में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, टू बोरो मनी इन केस ऑफ कॉमर्शियल फर्म, पैसा उधार ले सकते हैं। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 19 क्लोज 1 द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच आर डन टू कैरी ऑन इन यूजुअल वे बिजनेस ऑफ अ काइंड और कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म, बाइंड्स द मैनेजिंग पार्टनर, बाइंड्स द स्लीपिंग पार्टनर। अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल लैंग्वेज में लिखा हुआ है बाइंड्स द फर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपोजिशंस दी हुई हैं तो उन प्रोपोजिशन को पढ़ के बताना है। वेयर अ पार्टनर ऑफ अ प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनरशिप बोरोज मनी इन यूजुअल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस स्टेटिंग दैट द मनी इज टू बी यूज्ड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस बट misappropriate it, the other partner shall not liable। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। Where money has been borrowed by a partner without authority but has been applied to legitimate business needs of the firm is liable। तो yes liable होगी। Where the act is within the scope of the implied authority of a partner but it has been done by him to the knowledge of the third party not for the firm but for his own purpose, firm's liable। तो फर्म लाइबल नहीं होगी। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट सेकंड करेक्ट है बट थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन है इन केस ऑफ अ मर्केंटाइल फर्म अ पार्टनर हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बोरो, दैट इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बोरो includes the authority to acknowledge liability of the firm। अगर कोई मर्केंटाइल फर्म में अगर कोई पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो उधार ले सकता है तो इम्प्लाइडली उसके पास क्या और अथॉरिटी है, क्या वो एक्नॉलेज कर सकता है लाइबिलिटी को। इंक्लूड द अथॉरिटी टू एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। देखिए किसी लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता पर
एक्नॉलेजमेंट कर सकता है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर नॉट विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। कौन सा एक्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है? टू डिफेंड एन एक्शन ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म एंड टू एंगेज अ लॉयर, to appoint servant for the purpose of business, to buy and hire credit the goods that are used in the firm's business, to submit an injunction brought against the firm. So क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ये कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है इंजंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। बाकी सभी हमें सेक्शन में ही बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 सेक्शन 19 क्लोज 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, क्या दिया है? स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पार्टनर ऑन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे स्टैच्यू में ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 19 क्लोज 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर binding on all the person dealing with the firm without knowledge of restriction, binding on all the persons dealing with the firm if they have knowledge of the restriction, not binding on all the persons dealing with the firm if they do not have knowledge of the restrictions. So answer here is option number A, binding all the persons dealing with the firm without knowledge of the restriction। मतलब किसी को पता है या नहीं पता है, ये माना जाएगा कि अगर आप पार्टनर हो तो आपके ऊपर ये restrictions हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 126 पे। क्वेश्चन है सेक्शन 19 क्लोज 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज एज एन एक्सेप्शन टू स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, custom or usage of the trade as an exception to the statutory restriction on partners implied authority, both no exception to statutory restriction on partners implied authority। सेक्शन 19 क्लोज 2 किस चीज़ से डील करता है? अगर आप पढ़ते हो तो ये लिखते हैं क्लोज 2 में इन एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। तो यहाँ पे अगर कोई कस्टम और यूजेज नहीं है तो कस्टम और यूजेज जो है ये स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन की एक्सेप्शन होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन नहीं होगी, बट जो कस्टम और यूजेज है ये एक्सेप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन है अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 19 क्लोज 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अ पार्टनर कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू द फर्म। सो क्या आंसर होगा? वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में ना तो एक्वायर कर सकता है ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। बाकी ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। सो यस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नीदर ए नोर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 अ पार्टनर डूइंग एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच ही इज़ नॉट ऑथराइज टू डू इट ओपन टू द अदर पार्टनर्स टू। एक पार्टनर कुछ काम करता है फर्म के बिहाफ पे जिसकी उसको अथॉरिटी नहीं है, तो अदर पार्टनर क्या कर सकते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, रेटिफाई और डिस्क्लेम होल ट्रांजैक्शन, रेटिफाई अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रेपुडिएट द रिमाइंडर, ईदर या फिर नीदर। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, पूरे के पूरे को ख़त्म करेंगे, ठीक है, रेटिफाई कर देंगे या फिर डिस्क्लेम कर सकते हैं। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है एन एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी रेटिफाइड एक्सप्रेसली, कैन बी रेटिफाइड इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट, ईदर कैन नॉट बी रेटिफाइड। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, कैन बी रेटिफाइड एक्सप्रेसली, कैन बी रेटिफाइड इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट। तो ये रेटिफाई हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन है क्लोज बी ऑफ Section 19 Clause 2 of Indian Partnership Act owes its origin to a declaration made in, जो clause B है open a banking account on behalf of the firm in his own name। ये किस केस से आया है? So answer here is option number B, Alliance Bank Limited versus Kinsley।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन है एन अनऑथराइज्ड कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ एनी क्लेम बाय अ पार्टनर कैन बी क्वेश्चनड बाय, कोई अनऑथराइज कॉम्प्रोमाइज या फिर किसी क्लेम को रेलिंक्विश कर दिया तो कौन क्वेश्चन कर सकता है? अदर पार्टनर, थर्ड पार्टी, बोथ या फिर ईदर। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, द अदर पार्टनर। जो दूसरा पार्टनर है वो बोल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, पूछ सकता है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म बाय अ पार्टनर अमाउंट्स टू, अगर किसी लाइबिलिटी की एक्नॉलेजमेंट करी है किसी पार्टनर ने तो फिर क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्या ये रेलिंक्विशमेंट होगी, या फिर ये किसी लाइबिलिटी की एडमिशन होगी सूट या प्रोसीडिंग में। सो जो एक्नॉलेजमेंट है वो कुछ भी नहीं होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नोर बी नोर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन है सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 20 में क्या दिया हुआ है? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये मैं बेयर एक्ट से पढ़ रही हूँ, मार्जिनल नोट है। एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, बोथ या फिर नीदर। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस। क्या बात करते हैं सेक्शन 20 में? मैं पढ़ के बताती हूँ बेयर एक्ट से। ये कहते हैं द पार्टनर इन द फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही बताना है। फर्स्ट है बाइंडिंग ऑन ऑल द पर्सन डीलिंग विद द फर्म विदाउट नॉलेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्या बिना नॉलेज के, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है तो क्या बिना नॉलेज के भी उस पर लगेंगी? नहीं लगेंगी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाइंडिंग ऑन ऑल द persons dealing with the firm only if they have knowledge of the restriction, ये सही है। not binding on the person dealing with the firm at all, so answer here is option number B। अगर पता है तभी बाइंडिंग होगी क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस है। 135 नाउ क्वेश्चन है सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 20 में क्या दिया गया है? एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन में एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन है तो पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन दोनों दी हुई हैं तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन है व्हेन एन आउटसाइडर डीलिंग विद अ पार्टनर does not know or does not believe that he is contracting with the partner but an individual only। जब कोई आउटसाइडर किसी पार्टनर से डील कर रहा है पर उसे नहीं पता है कि ये पार्टनर है, वो एक इंडिविजुअल की तरह डील कर रहा है, तो क्या होगा? द फर्म अकर्स लाइबिलिटी इफ बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ गोन टू द फर्म, फर्म लाइबल होगी अगर फर्म को बेनिफिट हो रहा है तो। नेक्स्ट द फर्म incurs no liability even if the benefit of the contract has gone to the firm। सो जो फर्म है वो लाइबल नहीं होगी। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद, 21 किससे डील करता है? पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। अ पार्टनर्स पोजीशन विद रिगार्ड्स टू अदर पार्टनर फॉर एक्ट्स डन इन इमरजेंसी, अ पार्टनर्स पोजीशन विद रिगार्ड्स टू थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट डन इन इमरजेंसी, a firm's position with regards to third parties for act done by a partner in emergency। so क्या आंसर होगा 137 का? ऑप्शन नंबर सी, firm's position with regard to third party for act done by partner in emergency। फर्म की क्या पोजीशन होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट परपोर्ट्स टू, सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किससे डील करता है? सेक्शन 21 अभी हमने पढ़ा है पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी,
तो ये डील करते हैं एक्सटेंड द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इन इमरजेंसी, रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इन इमरजेंसी, या फिर एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट बोथ। सो 138 का आंसर होगा एक्सटेंड द अथॉरिटी, ये एक्सटेंशन से डील करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील्स विथ, सेक्शन 22 का मार्जिनल नोट है मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। देख लेते हैं 139 क्या था, 139 क्वेश्चन था। 22 किससे डील करता है, 22 का मार्जिनल नोट है मोड ऑफ बाइंडिंग एक्ट टू बाइंड फर्म। तो ये प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर है, रूल ऑफ एविडेंस है, रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है। क्या है ये है रूल ऑफ प्रोसीजर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, द मोड ऑफ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल टू। जो मोड दिया हुआ है वो किस पर एप्लीकेबल है, पार्टनर्स ऑफ द फर्म, एजेंट्स ऑफ द फर्म, या फिर मैनेजर ऑफ द फर्म। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। 22 में क्या है, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इन इमरजेंसी, मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स अथॉरिटी। सो आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी, मोड दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अ प्रोविजन विच शोज। 22 में क्या दिया गया है, अब मार्जिनल नोट तो है, मोड क्या होगा फर्म को बाइंड करने के लिए, पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाउ अ पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वंस हिज एक्ट इज विद इन 4 corners of implied authority. How a partner can bind the firm and the rest of the partner of the firm when his act is not within the implied authority. How a partner can rectify the unauthorized act of the partner. So answer here is option number A. Next question है question number 143. Question है under section 22 of Indian Partnership Act, in order to bind the firm, the act by the partner must be done. जो भी कह रहे हैं कि फर्म बाइंड होगी तो पार्टनर ने जो एक्ट किया है अपने नाम पे किया हो, मैनेजिंग पार्टनर के नाम पे किया हो, या फिर फर्म के पार्टनर पे नाम, या फिर फर्म के नाम पे किया हो। सो फर्म के नाम पर अगर किया है तभी वो बाइंड करेगा। ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिक्वायर्स दैट द पार्टनर कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर फर्म मस्ट expressly inform the other party that the intention to act for the firm, impliedly inform the other party. So section 22 में जहाँ पर mode of doing bind the firm है वहाँ पे वो expressly या impliedly किसी भी तरीके से बताएगा। ठीक है। So answer here is option number C. Next question, question number 145. Question है where a firm is named after the name of the partner, whether the partner intended to act for himself or for the firm. जहाँ पे फर्म का नेम पार्टनर के नाम पे है और फर्म की जो पार्टनर की इंटेंशन है वो खुद के लिए काम करने की या फर्म के लिए है, तो फर्म के लिए है या नहीं, तो ये क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ये हर सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग पता चलेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। नेक्स्ट 146, वेयर द नेम ऑफ द फर्म एंड दैट ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर ऑफ द फर्म इज आइडेंटिकल। जहाँ पे फर्म का नाम और पार्टनर का नाम एक जैसा है, द प्रिजम्पशन इज, तो प्रिजम्पशन किसके फेवर में आएगी, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन फेवर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर, in favor of the liability of the firm, in favor of the liability of individual partner whose name is identical with the firm. मान लो मोहन कोई पार्टनर है और मोहन ही फर्म का नाम है, तो इस केस में फर्म बाइंड होगी। ठीक है, ना कि मोहन। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, द लाइबिलिटी इन फेवर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट 147, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर हैज़ बीन डेल्ट अंडर। एडमिशन कहाँ पर दिया गया है, so answer here is option number A, section number 23. marginal note है effect of admission by a partner. 148 now, section 23 of Indian Partnership Act provides that an admission made by a partner is an evidence
किसके अगेंस्ट एविडेंस है, ये पार्टनर के अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट या फिर मैनेजिंग पार्टनर के अगेंस्ट। सो ये फर्म के अगेंस्ट एविडेंस है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन है, एन एडमिशन made by a partner to be an evidence against the firm under section 23 of Indian Partnership Act must be made in ordinary course of business, must be made in emergency only। so ये जो एडमिशन है ये कब किया जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन है, an admission made by a partner to be an evidence against the firm under section 23 of Indian Partnership Act should occur in connection with the affair of the firm, can be made in ordinary course of the firm, occur in connection with the affair of the firm, to be made in ordinary course of the business of the firm, occur in connection with the affair of the firm or to be made in ordinary course of business of the firm। and और का चक्कर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आंसर हियर इज, जो भी एडमिशन है सेक्शन 23 में अकर्स इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द फर्म एंड बी मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो एंड हुआ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं 150 क्वेश्चंस। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।